नमस्कार। आज हम चैप्टर 2 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के 6th लेक्चर में है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं। ओवरव्यू से पहले ना आप ये लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए जिससे आपको हमेशा समझने में आसानी होगी कि कहां पर पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप मान लीजिए, लिखिए पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद समझाता हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस जो ये टर्म है ना, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको अपने दिमाग में, दिल में बहुत अच्छे से बिठा लो। इस पूरे टॉपिक में मैं इस टर्म का जिक्र बार बार करूंगा। क्या? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक आओ देखो, समझो ये क्या कहना चाह रहा है। मान लो कि मेरे पास एक यहां पर चार्ज रखा है प्लस क्यू। ये जब प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इसका कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव है तो मैं मान लेता हूं कि बाहर की तरफ होगा, हम लोगों को पता है रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक, अब मेरे पास कोई एक चार्ज रखा है क्यू। कहां रखा है? ये क्यू चार्ज मेरे पास रखा है इंफिनिटी पर। क्लियर? अब मैं इस क्यू चार्ज को जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, इस पॉइंट पे क्यू चार्ज मुझे रखना है, ये मान लीजिए। जैसे जैसे मैं इस क्यू चार्ज को लेके बढ़ूंगा एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस तरफ, तो जैसे ही ये इस सोर्स चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इस पर एक रिपल्शन फोर्स कुछ इस तरह से काम करेगा। रिपल्शन फोर्स जो कोशिश करेगा इसे पीछे की तरफ धकेलने की, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। ये पूरी कहानी जो फर्स्ट लेक्चर से बना हुआ है उसको समझ में आएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं एक एक बार में। मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा इस क्यू को इस पॉइंट पर लाने के लिए, तो ये फोर्स लगाने के बाद ही ये क्यू इस पॉइंट पर आ पाएगा। तो जब ये क्यू इस पॉइंट पर आएगा तो इसके पास जो एनर्जी होगी, क्या? पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके वजह से होगी? ये एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने अप्लाई किया था उसके वजह से। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? क्या होती है? वापस डेफिनेशन पढ़ो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं इस क्यू चार्ज को इस पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क करूंगा वो इस क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्क है एक्सटर्नल एजेंट से या एफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स से अगेंस्ट हो रहा है, किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। वापस से डेफिनेशन पढ़ो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क कर रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स से, इस क्यू को इस पॉइंट पर लाने के लिए वो इस क्यू के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो यही हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट चीज, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यूट से डिनोट करेंगे। ये बात फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों ने जान ली होगी। क्या ये बात क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये समझ में आया। अब एक चीज और, मेरे पास ये एक खाली स्पेस है, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है, खाली स्पेस है।
और मेरे पास यहां पर एक सोर्स चार्ज है। ठीक है, मुझे इस सोर्स चार्ज को इस पॉइंट पर लेके आना है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इसे उठाऊंगा और यहां पे ले आऊंगा। लेकिन यहां पे ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ना ही कोई चार्ज रखा है, खाली एरिया है। तो ये जो फोर्स लग रहा होगा इस क्यू चार्ज को इस पॉइंट पर लाने के लिए, वो तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये जो क्यू चार्ज पर फोर्स लग रहा है वो तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां पर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, कोई चार्ज है ही नहीं। तो सिंपल मैंने एक फोर्स लगाया, इस क्यू को यहां रख दिया। तो जब कोई भी फोर्स लगा ही नहीं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कोई भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इस क्यू में स्टोर होगी नहीं। तो जब ये प्लस क्यू चार्ज यहां पर आ जाएगा तो इसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। लेकिन जब ये यहां पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस आर है तो। और पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर। ये बात समझ में आई? ये इनिशियल कंडीशन थी। ये इनिशियली अगर यहां था, मैं इसको फाइनल, इसका पॉइंट यहां पर ले आया हूं। ठीक, तो यहां जब ये आ जाएगा अपने फाइनल पॉइंट पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि इस क्यू को इस पॉइंट पर लाने के लिए कोई भी फोर्स या कोई भी वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं किया गया है। लेकिन जब ये क्यू यहां पर आ गया है, तो इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर दिया है, और इसके क्यू के होने की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पर आप निकालना चाहेंगे, क्योंकि अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, तो ये पोटेंशियल भी होगा इसका। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों तो जनरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इस फाइनल पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्यों है? क्योंकि कोई भी वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं किया गया है। ये बात एकदम क्लियर है, एकदम। इसको क्या लिखेंगे, जो मैंने बताया है इसको अगर आपको लिखना हो, इसको क्या लिखेंगे, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। क्या ये बात समझ में आई? कभी भी सिंगल चार्ज के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो सर पोटेंशियल एनर्जी किसके पास होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम ऑफ चार्ज के पास, जहां पर एक से ज्यादा चार्ज हो। देखो अब ये चार्ज यहां पे आ गया है, मैं दूसरा चार्ज कोई भी लेके आऊंगा तो अब ये सोर्स चार्ज की तरह काम करने लगेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पोटेंशियल भी है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं दूसरा कोई भी चार्ज लेके आऊंगा, वो पूरी कहानी अब मुझे समझानी है। तो क्या समझे, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है, जब वर्क होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों कहानी सब कुछ छोड़ दो, क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं, ये दोनों कहानी समझ ली है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपका मेन टॉपिक। ठीक है, ये ए पॉइंट है मेरे पास, और इस ए पॉइंट पर मुझे इनफाइनाइट पर रखा हुआ है मेरा क्या, Q1 चार्ज। कहां पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो मुझे इनफाइनाइट से इस ए पॉइंट पर इस Q1 को लेके आना है। Q1 की ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन में ये यहां पे रखा है और मुझे ये ए पॉइंट पर लेकर आना है। क्या ये बात क्लियर है? और ये मेरे पास बी पॉइंट है, ठीक, और यहां पर मेरे पास रखा हुआ है इनफाइनाइट पर Q2। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास Q1 चार्ज इनफाइनाइट पर है, Q2 चार्ज इनफाइनाइट पर है। मैं Q1 को ए पॉइंट पर लेके आऊंगा, उसके बाद मैं Q2 को बी पॉइंट पर लेके आऊंगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, आओ मैं पहले
पूरी थ्योरी लिख के आपको जो मैंने अभी बोला है वो समझा देता हूं। शुरू करें। देखिए, कंसीडर, ये यहां तक की कहानी खत्म, इसे भूल जाओ, बस इसकी ये 2 लाइनें समझाने के लिए सब कुछ हुआ था। अब टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है, इसको यहां पे छोड़ दीजिए। कंसीडर Q1 and Q2 initially at infinite. Clear? We shall determine the work done by external force. एक्सटर्नल फोर्स या आप एक्सटर्नल एजेंट भी बोल सकते हैं। टू ब्रिंग चार्ज at point A and B respectively. क्या ये बात समझ में आई है? जो मैंने आपको बताया था उसको मैंने लैंग्वेज दे दी है। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो प्लेन एरिया है, यहां पे कुछ नहीं है, तो जब मैं इनफाइनाइट से Q1 चार्ज को लेकर आऊंगा ए पॉइंट पर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये सिंगल चार्ज है भाई, ये भी इनफाइनाइट पे है, ये भी इनफाइनाइट पे है, पता ही नहीं है दोनों कहां घूम रहे हैं। जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं Q1 चार्ज को ए पॉइंट पर लाऊंगा, तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन बन रही है या नहीं, कि कोई नहीं है, प्लेन स्पेस है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई चार्ज नहीं रखा है, मैं एक चार्ज है Q1, उसको उठा इनफाइनाइट से उठा के ए पॉइंट पर ला रहा हूं, तो मेरे पास जो इस Q1 की इस ए पॉइंट पर आने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैंने क्या बताया था, इस Q की इस पॉइंट पर आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो Q1 की पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर क्या होगी, मुझे बताइए, क्या जीरो होगी? क्यों जीरो है? ये बात समझ में आई? मैं लिख देता हूं आपके लिए, फिर बता देता हूं, बिकॉज there is no electric field against which work need to be done. क्या ये बात समझ में आई? मैंने लिखवा दिया है कि U1 जीरो क्यों होगी। क्लियर? अब तक बहुत ही सिंपल हम चले हैं, कुछ भी अब तक मुझे नहीं लगता कि आपको अब तक कुछ भी समझने में दिक्कत हुई होगी। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे इस V2 को Q2 को सॉरी अब मैं Q2 को इनफाइनाइट से B पॉइंट पर ला रहा हूं। अब मैं Q2 को इनफाइनाइट से B पॉइंट पर ला रहा हूं। ये अब Q1 की फाइनल पोजीशन जो है वो ये हो चुकी है। अब Q1 A पॉइंट पर बैठ चुका है, ठीक है। मैं Q2 को इनफाइनाइट से B पॉइंट पर ला रहा हूं, तो क्या ये Q1 कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा? वापस इस वाले डायग्राम को ध्यान कर लीजिए। जी हाँ सर, ये तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, क्या? KQ बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट की जो भी डिस्टेंस होगी, मैं इसको नाम दे दे रहा हूं R12। Q1 और Q2 की बात हो रही है, तो ये अगर मैं रखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पे, और पोटेंशियल भी होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो मैं अगर लिखता हूं वर्क डन किसमें? ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट B। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट B इक्वल होगा किसके?
वही पोटेंशियल एनर्जी होगी Q2 की। क्या लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जब मैं इसको यहां पर लेकर आऊंगा तो जैसे ही ये इस Q1 के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, एक रिपल्शन फोर्स ऐसे काम करेगा, मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाऊंगा। क्या यही बात लिखी हुई है? वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो V2 की होगी वो वर्क डन होगा इनफाइनाइट से B पर लाने के लिए Q2 को। क्या ये बात क्लियर है? फॉर्मूला क्या पढ़ा था मैंने? ये फॉर्मूला मैं पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ चुका हूं। क्या? W इनफाइनाइट से B डिवाइडेड बाई Q2, मैं जिसको लेकर आ रहा हूं वो बराबर होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस किसका? फाइनल पॉइंट पर। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनल पॉइंट पर माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट इनफाइनाइट। क्या ये फॉर्मूला मैंने पढ़ लिया है? बहुत बढ़िया। तो U2 इज इक्वल्स टू W इनफाइनाइट से B बाई Q2। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0, खत्म हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एट बी। मेरी बात समझो, पोटेंशियल एट बी। तो बी पर जो पोटेंशियल है वो किसके वजह से है? वापस से आओ इस डायग्राम पर। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो किसके वजह से है? ये वाले चार्ज के वजह से। वापस सुनो मेरी बात, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो किसके वजह से है? सर इस Q के। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो किसके वजह से है? सर Q1 के। क्या बात मेरी समझ में आई? यहां पर पोटेंशियल किसके वजह से है? Q1 के। पोटेंशियल एट B मतलब मेरे पास क्या फॉर्मूला है? K Q1 बाई R। R क्या है? R की वैल्यू है R12। क्या इसमें कोई परेशानी है? ये समझने वाली बात है। कंफ्यूज कहां पे होगे कि यहां बी पर पोटेंशियल में Q1 क्यों लिखा है? सर ने पोटेंशियल एट बी पर Q1 क्यों लिखा है? मेरे भाई अब भूल जाओ कहां था Q1। अभी Q1 जो फाइनल पोजीशन है वो ए पर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर रहा होगा इस पॉइंट पर और पोटेंशियल भी होगा। तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से पोटेंशियल क्या है? के Q1 बाई R12। क्यों? क्योंकि ये तो मैं पढ़ चुका हूं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर। ये बात क्लियर? तो U2 इज इक्वल्स टू वर्क इन्फिनिटी टू बी के Q1 Q2 बाई R12। क्या मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इन Q2 क्या होगी? के Q1 Q2 बाई R12। इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दूं और मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी इन Q1 क्या आई थी? 0। तो अब ये एक सिस्टम बन गया है। सिस्टम है भाई, ये अब दो चार्ज हो गए, एक सिस्टम हो गया है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस ऑफ अ सिस्टम। भाई मैं कह रहा हूं कि मुझे अब इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बता दो। किसके वजह से? इन दो चार्जेस के वजह से ये जो पूरा सिस्टम बना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो जो U होगा, U फाइनल या U नेट क्या होगा? U1 प्लस U2। पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इन Q1 और पोटेंशियल एनर्जी इन Q2। अगर आप उनको ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्या? कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। क्या मेरी बात समझ में आई है? कहीं कोई कंफ्यूजन हो
तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब एक चीज और इसमें बताइए आप मुझको कि यहां पर ना अब एक सी पॉइंट और आ गया है भाई। ये कह रहा है मैं ही क्यों रुकूं, एक पॉइंट और आ जाओ। तीन चार्जेस के लिए जो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू थ्री चार्जेस ऑफ अ सिस्टम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सी भाई आ गए हैं। सी भाई कह रहे हैं कि यार मेरे पास भी ले आओ ना एक चार्ज इनफाइनाइट से। ठीक ठीक है भाई, मैंने कहा ले आएंगे। तो अब ये इनफाइनाइट से Q3 चार्ज को मुझे लेके आना है सी पॉइंट पर। अब इस सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी जब मैं इसको लेकर आऊंगा Q3 को, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है बी ने उसमें एंटर करेगा, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है ए ने उसमें एंटर करेगा, तो इस पर रिपल्शन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। मैं यहां पर भी एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के। ये सब जो चार्जेस हमने कंसीडर किए हैं पॉजिटिव किए हैं। ठीक, तो मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है? इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पे वर्क होगा नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। ठीक, अब इस सी पॉइंट पर पोटेंशियल जो था, जब मैंने बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला था वो आया था किसके? Q1 की वजह से। तो जब मैं सी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगा तो भाई ये जो Q2 है यहां पे, अब Q2 जहां पहुंच गया है, Q2 जहां पर पहुंच गया है इसके वजह से भी सी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा और Q1 के वजह से भी सी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। यस या नो? भाई इस सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो Q2 के वजह से भी है और इस सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो Q1 के वजह से भी है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाई आर। आर क्या होती है? डिस्टेंस। आर में इसकी बना लेता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं R13 और इसको मैं नाम दे देता हूं R23। क्यों? क्योंकि ये Q2 है, ये Q1 है। अब फाइनल स्टेज पे जब यहां पे Q3 पहुंचेगा। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी जो निकालनी है वो निकालनी है इस थर्ड पॉइंट के लिए भी। भाई सी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है? ठीक, उससे पहले अब मैं आपको कुछ की पॉइंट बता देता हूं, ये हम निकालेंगे। उससे पहले कुछ की पॉइंट जान लीजिए। अगर वो मैं तीन चार्जेस के बाद बताऊंगा तो आप लोग क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। तो अभी अपने आप को जरा सांस गहरी लो, दिमाग पे जोर कम डालो, अब कुछ की पॉइंट के बारे में आप जान लो। ये हम लोग पढ़ चुके थे, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ये बात हम लोग जान चुके थे। लिख देता हूं मैं, वी नो। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट बताने वाला हूं। वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स होने का मतलब क्या है कि जो वर्क है उसका पाथ डिपेंड नहीं करता है। ये चीज फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर के पढ़ाई गई थी। मतलब जो भी वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? हेंस वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, समझ लीजिए, वर्क डन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ। क्या ये बात फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई गई थी? ठीक, इसका मतलब क्या है? अब देखो मैं इसका आपको मतलब क्या बताने वाला हूं, बहुत ही खूबसूरत चीज। ये जो सी पॉइंट पे लेके आया हूं ये वीडियो के लास्ट में करूंगा, लेकिन पहले अब जो एक बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं उसको समझ लो। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ।
देखो अब तुम्हें मैं बहुत शानदार चीज बताऊंगा। Q1 जो है ना, अभी मैं Q1 को पहले लेके आया था, ठीक है ना। मैं क्या लाया था, पहले हम Q1 को लाए थे, Q1 बोट फर्स्ट, और Q2 को मैं लेके आया था इनफाइनाइट से बाद में, ब्रॉट सेकंड। ठीक। अब अगर क्या होगा, अगर मैं पहले ले आऊं Q2 को, मैं Q2 को ले आऊं फर्स्ट और Q1 को ले आऊं सेकंड इनफाइनाइट से, बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि इस बार ना मैं Q1 को नहीं लाऊंगा इनफाइनाइट से पहले। भाई मैं दो सिस्टम के लिए जब बात कर रहा था, मैं कह रहा हूं कि मैं तो इस बार ना पहले Q2 को लेके आऊंगा। तो जब मैं Q2 को यहां लेके आऊंगा B पर, तो कुछ भी चार्ज नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है Q2 का, यानी कि U2 की वैल्यू क्या होगी, 0, और U1 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये जो Q2 है, ये एक पोटेंशियल यहां पर A पॉइंट पर जनरेट करेगा। वो क्या पोटेंशियल होगा, कि Q2 बाई R12। पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, हम सब जानते हैं। क्या पोटेंशियल होगा, अगर यहाँ पे Q2 पहले आ गया है तो Q1 पर क्या पोटेंशियल होगा, के Q2 बाई R12, है ना। और वर्क डन क्या है, इनफाइनाइट से A पर लाने के लिए डिवाइडेड बाई Q1, तब भी वैल्यू सेम आएगी। मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप कुछ भी पहले ले आइए, पोटेंशियल एनर्जी स्टिल सेम। पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस में ऑफ द सिस्टम क्या आएगी, के Q1 Q2 बाई R12। क्या ये बात मेरी समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं Q1 को पहले A पॉइंट पर ना लाके Q2 को पहले B पॉइंट पर ले आऊं, तो U2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के Q1 Q2 बाई R12, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। ये क्यों हो रहा है, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। क्या ये बात समझ में आई है? एक और शानदार पॉइंट देखो, अगर Q1 और Q2 सेम नेचर के हैं, Q1 और Q2 सेम नेचर के हैं, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, ठीक, जो इस केस में मैंने माना था। तो हम इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा था और मैं एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा था। किस तरफ, जिस तरफ मुझे इस Q2 को लेकर जाना था उसी तरफ। अगर मैं इधर भी करता, मैं पहले Q2 को ले आता, तो Q1 पे भी मैं अंदर की तरफ फोर्स लगाता, मतलब जिस पॉइंट पर मुझे Q1 को लेकर आना था। तो अगर सेम नेचर के दोनों चार्ज हैं, तो जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा। भाई जो मैं वर्क कर रहा हूं वो जो है वो पॉजिटिव वर्क डन, वर्क पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, वो जो होगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अब अगर Q1 और Q2 अपोजिट नेचर के हो जाए, अगर Q1 और Q2 अपोजिट नेचर के हो जाएं, मतलब या तो एक माइनस दूसरा प्लस या पहला प्लस दूसरा माइनस, यहां पे आ जाओ। अगर Q2 माइनस हो तो Q2 की तरफ अट्रैक्ट करेगा Q1 Q2 को, ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर की तरफ, मतलब जिस डायरेक्शन में मुझे रखना है Q2 को उससे अपोजिट डायरेक्शन में। सर जरूरत ही क्या है, ये तो अपने आप चले जाएगा जब अट्रैक्ट कर रहा है। मेरे भाई ये तो अपने आप जाके चिपक जाएगा। और एक चीज इस पूरे चैप्टर में मैंने बताई है, वो ये कि हमेशा आपको इस चार्ज को इतने स्लो लेके जाना है कि इस चार्ज में एक्सेलरेशन ना हो, ये चार्ज काइनेटिक एनर्जी को गेन
ना करे। तो इसके लिए मैं एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ लगाऊंगा ताकि ये बिल्कुल स्लोली स्लोली आराम से झूमता हुआ जाए। तो अब मैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा जहां मुझे Q2 को रखना था। मेरी बात समझ में आए? तो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव वर्क डन। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अब होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होगी अब वो नेगेटिव आएगी। क्या ये बात समझ में आई है? यस या नो? मैंने पहले सी वाला पार्ट क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि पेज मुझे चेंज करना पड़ेगा और ये जो कहानी है ये यहीं पे आपको बेहतर समझ में आती। अब वापस अपने पॉइंट पर आ जाओ कि मैं इस सी पॉइंट पर Q3 को इनफाइनाइट से लाऊंगा। ये बात हम बता चुके हैं कि एक्सटर्नल जो एजेंट है या एक्सटर्नल जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। इसका मतलब यहां Q3 के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन इस सी पॉइंट पर पोटेंशियल Q2 के कारण भी होगा, पोटेंशियल Q1 के कारण भी होगा। ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, आओ अब मैं क्या निकालने वाला हूं? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू 3 चार्जेस। क्या हम लोग यही निकाल रहे हैं? भैया मैंने 3 चार्ज रख लिए हैं, तो मैं बोल दूं मुझे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q3, मतलब सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इन Q3। क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी इन Q3। क्या होगा? वर्क डन Q3 को जो इनफाइनाइट से किस पॉइंट पर? सी पॉइंट पर लाने में होगा, डिवाइडेड बाई Q3। वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा भाई? अब पोटेंशियल दो जगह होगा, मेरी बात समझो। सी पर पोटेंशियल एक तो होगा के Q1 बाई R13 और दूसरा होगा के Q2 के वजह से R23। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? रुको देखो, यहां पर पोटेंशियल Q2 के वजह से क्या होगा? के Q2 बाई R23। यहां पर पोटेंशियल Q1 के वजह से क्या होगा? के Q1 बाई R13। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं U3 यानी कि पोटेंशियल इन Q3 क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, के Q1 Q3 बाई R13 प्लस के Q2 Q3 बाई R23। अब मुझे फाइनल U निकालना है। फाइनल U क्या होगा? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू 3 चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी Q1 में, पोटेंशियल एनर्जी Q2 में, पोटेंशियल एनर्जी Q3 में। Q1 में पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता था क्या थी? 0। Q2 में पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या निकाली थी? के Q1 Q2 बाई R12 और मैंने Q3 में पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाली है? के Q1 Q3 बाई R13 प्लस के Q2 Q3 बाई R23। U की वैल्यू कैसे? वापस से हम लोग लिख देते हैं, 0 को हटा के Q1 Q2 बाई R13, के Q1 Q3 बाई R13 प्लस के Q2 Q3 बाई R23। आप चाहो
तो K को बाहर कॉमन लेकर भी लिख सकते हो। ये क्या वैल्यू आई है? क्या वैल्यू आई है? ये आई है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू थ्री चार्जेस। ओके, ये आपको याद रखनी ही पड़ने वाली है। ये आपको पता ही होना चाहिए कि ये किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एक हम लोग इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी जो निकाली है सिस्टम की, वो निकाली है तब जब मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अब अगर मेरे पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो पहले से ही, जैसे कि मैंने जब Q1 को यहाँ पर मैं लेके आया पॉइंट पर, तो वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। लेकिन अगर मेरे पास वहां पर पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब अब जो मैं पहले आपको बताने वाला हूं इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आया भी है। ठीक है, मैं इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की अगर एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट हो तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब तक आपने जब किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे तो हम ये मान रहे थे कि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक, अब ये कह क्या रहा है कि कोई ना अननोन सोर्स चार्ज है, बहुत बड़ा कोई सोर्स चार्ज है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब ये कहाँ रखा है, कितनी दूरी पर है और इस क्यू की वैल्यू क्या है तो मुझे पता नहीं है। ठीक, मुझे तो पता नहीं है। तो ये एक पॉइंट है ए। तो इस पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि सोर्स चार्ज कोई ना कोई तो है, तो यहां पर कोई ना कोई पोटेंशियल भी होगा। तो अब उस पोटेंशियल को मैं क्या बोलूंगा, सर निकाल दो। कैसे निकाल दो सर? के क्यू बाई आर लगा के। भाई ना तो मुझे क्यू की वैल्यू पता, ना मुझे पता वो कितने डिस्टेंस पे रखा है, तो मैं के क्यू बाई आर लगा के यहाँ पे पोटेंशियल कैसे निकाल दूं? मुझे तो पता ही नहीं। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, जो भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल है मैं उसको ना V1 नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है ना वो V1 है। क्लियर? अब मैं कहता हूं कि यहां पर एक Q1 चार्ज है इनफाइनाइट पर, उसको A पॉइंट पर लाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले भी मैंने यही किया था, मैं Q1 को A पॉइंट पर लेके आया था, लेकिन तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इस पॉइंट पर कोई पोटेंशियल भी नहीं था, क्योंकि पोटेंशियल कब होता है? जब मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई सोर्स चार्ज हो। यहां है पर वो कहां है, कितना बड़ा है, उसकी मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक, अब जब मैं इसको इस पॉइंट पर लेकर आऊंगा तो यहां पर तो पोटेंशियल पहले से ही है और ये Q1 है। तो जो मैं वर्क करूंगा वही सिमिलर थ्योरी, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आएगा, रिपल्शन फोर्स बाहर की तरफ काम करेगा, मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा और इसको इस पॉइंट तक लेकर आऊंगा। सिंपल थ्योरी। लेकिन अब जो मैं वर्क करूंगा इनफाइनाइट से ए पर लाने के लिए, वही क्या है, U1 है, पोटेंशियल है Q1 का, वो क्या होगा, डिवाइडेड बाई फॉर्मूला अपना मैं लगा दूं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है, 0 बाई Q1। और पोटेंशियल ए पॉइंट पर क्या है एक पोटेंशियल जिसको मैंने V1 नाम दिया हुआ है। ठीक, तो मेरे पास जो U1 की वैल्यू आई वो क्या आई, V1 Q1। मतलब Q1 के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी Q1 के पास है वो क्या है, V1
Q1। क्या ये बात समझ में आई? ये V1 कहां से आया भाई? मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है, ये हुआ तो किसी सोर्स चार्ज की वजह से ही जनरेट होगा ना, यस या नो? तो जब ये किसी सोर्स चार्ज की वजह से जनरेट हुई है तो इस पर पोटेंशियल भी होगा, और पोटेंशियल मैं के क्यू बाई आर से निकाल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ना तो मुझे क्यू की वैल्यू पता है ना मुझे आर डिस्टेंस पता है, तो मैंने उसको एज इट इज V1 रख दिया है। क्लियर? सेम मैं मानता हूं कि ये बी पॉइंट है। अब इस बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल तो कुछ ना कुछ होगा, तो ठीक है भाई, इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है ना V2 है, और यहाँ पर ना Q2 चार्ज इनफाइनाइट पे रखा है। अब मुझे इस Q2 चार्ज को इस बी पॉइंट पर लेके आना है। सेम थ्योरम, जब मैं इसको लेके आऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा, मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इसको यहाँ लेके आऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक पोटेंशियल V2 पहले से है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट। लेकिन इस पॉइंट पर तो पोटेंशियल इस Q1 के कारण भी होगा। मेरी बात समझो, अब Q1 कहां आ चुका है? ए पॉइंट पर। तो ये जो Q1 है, इसके कारण भी तो इस बी पॉइंट पर कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, यस या नो? ये बात मैंने बताई थी बिल्कुल सेम पहले की तरह। क्या? कि जब मैं इस बी Q2 को उठा के बी पॉइंट पर लेके आऊंगा, तो इस पर पहले से एक पोटेंशियल है, किसके वजह से? Q1 की वजह से। और एक पोटेंशियल किसके वजह से है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। तो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी इन Q2, तो वो क्या होगी? वर्क डन बाई इनफाइनाइट से बी तक लाने में किसको? Q2 को। ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं लिखूं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल एट बी फाइनल और माइनस इंफिनिटी, ये तो जीरो होगा। अब पोटेंशियल एट बी की वैल्यू किस क्या क्या होगी भाई? एक तो पोटेंशियल V2 है, ये तो मुझे पता है, और एक पोटेंशियल है Q1 की वजह से। Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या है? K Q1 बाई इनके बीच की डिस्टेंस। इनके बीच की डिस्टेंस हमने क्या नाम दिया था पिछली बार भी? R12। तो मैं R12 नाम दे देता हूं। तो मेरे पास जो U2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 बाई R12। क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई परेशानी? तो अब अगर मैं क्या निकालूं? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू टू चार्जेस, तो क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू टू चार्ज। तो मुझे पता है क्या? U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2। तो क्या वैल्यू है U1 की? क्या वैल्यू है U1 की? Q1 V1, और U2 की वैल्यू क्या है? Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 बाई R12। क्या यही वैल्यू है? क्या इसमें कोई परेशानी है तो बताओ। तो क्या आई है पोटेंशियल सिस्टम का इन एक्सटर्नल फील्ड, जब हम लोग निकाल रहे थे दो चार्जेस के लिए, ये आ गई है। अब मुझे फाइंड आउट करना है यही पोटेंशियल एनर्जी अगर तीन चार्ज होंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अब ये सी पॉइंट मान लिया मैंने, यहां सी पॉइंट है, ठीक है, और इस पर मुझे Q3 चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आना है। जब मैं इनफाइनाइट से इसको यहां पर लाऊंगा, तो एक पोटेंशियल तो यहां पहले से है V3 ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके पास एक पोटेंशियल होगा किसके वजह से? Q2 के वजह से, और एक पोटेंशियल किसके वजह से होगा? Q1 के वजह से। तो जब मैं इसको लिखूंगा, क्या potential energy in Q3 is equals to work done by external agent in bringing Q3 charge from infinite to point C divided by Q3 is equals to potential difference at Vc and V infinite। ठीक है, पोटेंशियल एट सी एंड पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, ये होगा जीरो। अब ये क्या क्या पोटेंशियल होगा भाई? एक पोटेंशियल तो V3 है, मुझे पता है। दूसरा पोटेंशियल किसके वजह से होगा? Q2 के वजह से, K
Q2 बाई आर की वैल्यू क्या है, इसके लिए R23 और इसके लिए R13, R23, और एक होगा ड्यू टू Q1 के Q1 बाई R13। ये बात क्लियर है। तो अब जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल एनर्जी इन Q3 वो क्या आएगी, Q3 V3 प्लस K Q2 Q3 बाई R23 प्लस K Q1 Q3 बाई R13। ठीक, अब जब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा सिस्टम की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू 3 चार्ज। इसकी खास बात क्या है सिस्टम की, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो क्या वैल्यू होगी, U की वैल्यू, भाई जो Q1 की पोटेंशियल एनर्जी है, जो Q2 की पोटेंशियल एनर्जी है, जो Q3 की पोटेंशियल एनर्जी है, उनको ऐड कर दीजिए। तो U1 की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ये देख लीजिए, V1 Q1। U2 की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, V2 Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 बाई R12, और Q3 की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ये जो आई है, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि आपको पहचानना इजी रहे। ठीक, ये क्या वैल्यू आई है, Q3 V3 प्लस K Q2 Q3 बाई R23 प्लस K Q1 Q3 बाई R13। इसको और सुंदर सुंदर सजा के लिखना हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये क्या थी, V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस V3 Q3 प्लस K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q2 Q3 बाई R23 प्लस K Q1 Q3 बाई R13। क्या ये बात क्लियर है? इसमें कंफ्यूजन जनरली रहता है कि इतनी बड़ी टर्म का हम पता कैसे लगाएंगे, तो ये आप कॉम्बिनेशन से पता लगा सकते हैं। देखो, अगर हमेशा मुझे दो दो के बनाने हैं, ठीक है, मेरे पास दो चार्ज हैं और मुझे कॉम्बिनेशन दो दो के ही बनाने हैं, 2C2, ठीक है ना? क्या इसमें कोई परेशानी हो रही है, पहले तो ये बताओ। छोड़ो, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम में कभी भी 3 पॉइंट से ऊपर नहीं पूछा जाएगा, कभी भी 3 पॉइंट से ऊपर नहीं पूछा जाएगा। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, आपके एग्जाम में कभी भी 3 पॉइंट से ऊपर नहीं पूछा जाएगा। ये बात क्लियर है? तो आपके लिए सिर्फ आपको ये पता लग गया कि अगर 3 चार्जेस हैं तो एक्सटर्नल फील्ड जब गिवन है तो 6 इस तरह से लिखे जाएंगे। और इससे पहले वाला फॉर्मूला एक बार ये वाला आप रिवाइज कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू 3 चार्जेस। मैं इस पे एक क्वेश्चन आपको लास्ट कराने वाला हूं, इसके बाद हम अपने चैप्टर को, सॉरी, इस लेक्चर को अलविदा कहेंगे। इसको पढ़ लीजिए, क्या था, K Q1 Q2 K Q2 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। ये फॉर्मूला सबको ध्यान है। अब देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्या ये एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक, इसकी जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है तीनों के बीच में। इसका नाम ए दे देता हूं, इसका बी, इसका सी। यहां पर एक चार्ज रखा है Q, यहां पर चार्ज रखा है -4Q, यहां पर चार्ज रखा है +2Q। ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक। ये कह रहा है कि आप इसको ना डिसएसोसिएट करिए। क्या करिए, डिसएसोसिएट करिए, ठीक है, डिसएसोसिएट द सिस्टम।
ऑफ 3 चार्जेस। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, पहले मेरी बात ये समझ लो, इसका सॉल्यूशन से पहले ये समझ लो इसने क्वेश्चन में कहा क्या है। भाई 3 चार्जेस हैं जो मेरे पास गिवन स्थिति में है, मतलब अब हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है। जो मैंने फॉर्मूला निकाला था वो फॉर्मूला ध्यान है, नहीं है तो मैं बता रहा हूं, याद कर लीजिए क्या थी पोटेंशियल एनर्जी। जब के Q1 Q2 बाई R12, भाई ये Q1 ये Q2, R12 की वैल्यू सबके लिए, R की वैल्यू सेम है, K Q2 Q3 R23 प्लस K Q3 Q1 R13। ये जो है ये वैल्यू है मेरे पास पोटेंशियल, ये फाइनल है। ये जो पोटेंशियल है ये फाइनल पोटेंशियल है, क्योंकि ये यहाँ पे रखे हुए हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन्हें डिसएसोसिएट करिए, कि इस Q चार्ज को इनफाइनाइट पे पहुंचा दो, 2Q चार्ज को भी इनफाइनाइट पे पहुंचा दो, और -4Q चार्ज को भी इनफाइनाइट पे पहुंचा दो। जब हम लोग डेरिवेशन सोल्व कर रहे थे तो हम इनफाइनाइट से उठाकर इन पॉइंट्स पे लाए थे, यस या नो। अब कह रहा है कि इन्हें ना इनफाइनाइट पे पहुंचा दो, और इनफाइनाइट पर पहुंचाने के बाद सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की अब जो बची है पोटेंशियल एनर्जी वो बता दो। देखो हमेशा मेरे पास क्या होता है कि जो है ये इनिशियल है, भाई जब ये गिवन है तो ये इनिशियल गिवन है, ठीक है। और फाइनल, हमेशा मैं क्या करता हूं, फाइनल में से जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अगर मैं कर दूंगा तो मेरे पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। भाई मेरे पास जो इनिशियल एनर्जी है वो ये है, मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इससे निकालूंगा। फिर जब मैं इसको डिसएसोसिएट करूंगा, मतलब मैं Q को इनफाइनाइट पर, 2Q को इनफाइनाइट पर, -4Q को इनफाइनाइट पर जब मैं लेके आऊंगा, तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पोटेंशियल एनर्जी से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को मैं माइनस करूंगा और मेरे पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मुझे बताइए जब ये इनफाइनाइट पे मैं ले जाऊंगा इस Q को, मैं इस 2Q को भी इनफाइनाइट पर ले आऊंगा, मैं इस 4Q को भी इनफाइनाइट पर ले आऊंगा, यानी कि जब ये सब इनफाइनाइट पे आ जाएंगे, इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी पोटेंशियल नहीं है, ये बात सब जानते हैं। तो ये जो फाइनल पॉइंट पे जब ये सब इनफाइनाइट पे चले जाएंगे तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो जीरो होगी। भाई पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पॉइंट पे जब मैं इनको डी एसोसिएट करके इनफाइनाइट पर लेकर चला जाऊंगा, इनफाइनाइट पे, भाई तू इनफाइनाइट पे आ, तू भी इनफाइनाइट पे आ, तू भी इनफाइनाइट पे आ, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है, वहां पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगी, जीरो। इनिशियल क्या है वो मुझे इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करनी है, तो मैं फाइनल में से इनिशियल माइनस करूंगा, मेरे पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर। आओ के को मैं कॉमन ले लेता हूं, आर सबके लिए सेम है, गिवन है, आर को भी मैं बाहर ले लेता हूं, ये सेंटीमीटर में गिवन है, सब सेंटीमीटर। अब Q1 की वैल्यू क्या है Q, Q2 की वैल्यू क्या है -4Q। हमेशा पोटेंशियल निकालते टाइम चार्ज को विद साइन लिखते हैं, ये बात हर लेक्चर में बताई गई है। प्लस Q2 की वैल्यू क्या है -4Q, Q3 की वैल्यू क्या है +2Q, ठीक है। प्लस Q3 की वैल्यू क्या है 2Q, और Q1 की वैल्यू क्या है Q। K की वैल्यू जो है इसमें मुझे जान पता होती है, और Q की जो वैल्यू गिवन है, ये जो Q है इसकी Q की वैल्यू इन्होंने गिवन है, क्या गिवन करूं, ठीक है 1.6 10⁻⁻⁻10 कूलम गिवन, 1.6, ठीक। और K की वैल्यू हम लोगों को पता ही होती है, ये गिवन नहीं होती, ये हमको पता होनी चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। K बाई R -4Q² -8Q² +2Q², इनको सोल्व करूं, -8 और -4Q² क्या हुआ, माइनस के 12Q² प्लस के 2², तो ये क्या आया माइनस के 10Q², ठीक है। सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन। K की वैल्यू मुझे पता है 9, 10⁻⁹, माइनस बाहर ले लेता हूं, इंटू 10,
Q की वैल्यू गिवन थी क्या, 1.6 10⁻⁻10 इंटू 1.6 10⁻⁻10, क्योंकि Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। R की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट। क्लियर है, माइनस एज इट इज 1.6 इंटू 1.6 क्या होता है 2.56 इंटू 9, 10 से 10 कैंसिल, इंटू 10 की पावर -10 -10 20, और ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, तो -20 प्लस 11। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54, 9 5 जा 45 और 5 49, 9 2 जा 18, 18 और 5 23, 10 की पावर माइनस के 9। ये बात क्लियर। पॉइंट को इधर लेके आऊंगा, पावर एक माइनस होगी 2.39 इंटू 10⁻⁻8। ये क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है सिस्टम की। ठीक, अब जब मुझे सिस्टम की एनर्जी निकालनी है वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यही होगा। फाइनल की वैल्यू क्या है 0, इनिशियल की वैल्यू जो मैंने अभी निकाली है ये माइनस के साथ है, और माइनस ये पहले से एक है 2.39 10⁻⁻8 जूल में आती है। पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल होती है। तो ये माइनस माइनस प्लस 2.39 10⁻⁻8 जूल सिस्टम की जो एनर्जी है। क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है वो मैंने बता दिया है। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा है पर मेरा विश्वास मानिएगा बहुत अच्छे से बहुत दिल लगा के पढ़ाया है और आपको समझ में आना चाहिए। मेरा विश्वास है कि समझ में आया भी होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कंफ्यूज है कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।